फाइनली आपको डाइजेशन और एब्सॉर्प्शन के बारे में बता दूं। डाइजेशन तो अभी हम मोस्टली देख ही चुके हैं, कार्बोहाइड्रेट्स का जैसे मैंने बताया कैसे होता है, सलाइवरी अमाइलेज, पॉलीसैकेराइड्स ब्रोकन टू ऑलिगोसैकेराइड्स, फिर पैंक्रियाटिक अमाइलेज, ऑलिगोसैकेराइड्स टू डाइसैकेराइड्स, और फिर सकस एंटेरिकस में है डाइसैकेराइडेजेस। दे विल कन्वर्ट द डाइसैकेराइड्स इनटू मोनोसैकेराइड्स और फिर उनका एब्सॉर्प्शन होगा। सिमिलरली प्रोटीन्स का भी मैंने बताया, फैट्स का तो बता चुका हूँ कैसे होता है, लाइपेज, कोलाइपेज, फॉस्फोलाइपेज और उनकी एक्शन, और इसके पहले बाइल सॉल्ट्स का डिटर्जेंट एक्शन सो एज टू कॉज द डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन। तो जहाँ तक एब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, all the nutrients are absorbed mainly from the jejunum, okay, and they are absorbed into the portal blood और वहां से वो लिवर के पास जाते हैं, except long chain fatty acids. लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स जो है ना, मतलब मोर देन 18 कार्बन एटम्स वाले, उनको लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स कहते हैं। ये बिल्कुल ही वाटर सोल्यूबल नहीं होते। एटलीस्ट शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स आर टू सम एक्सटेंट वाटर सोल्यूबल, लेकिन ये तो बिल्कुल ही वाटर सोल्यूबल नहीं होते। तो ये सिर्फ पोर्टल ब्लड में एब्सॉर्ब नहीं होते। मैं फिर से एक बार कह दूं, एब्सॉर्प्शन ऑफ द मेजर न्यूट्रिएंट्स, ऑल ऑफ देम ऑलमोस्ट, ऑकर्स इन द जेजुनम, ओके। मैं एक्सेप्शन भी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, इन सब के एब्सॉर्प्शन जो है वो जेजुनम से होता है और पोर्टल ब्लड में चला जाता है। एक्सेप्शन इज लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। ये ना पोर्टल ब्लड में डायरेक्टली नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो वाटर सोल्यूबल नहीं है ना। ब्लड इज अ वाटर, प्लाज्मा वाटर, तो इसलिए लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स ना, उनका जब एब्सॉर्प्शन हो रहा है ना जेजुनम से, तो इट ऑकर्स इन द फॉर्म ऑफ काइलोमाइक्रॉन्स। काइलोमाइक्रॉन्स जैसे ड्रॉपलेट्स फॉर्म में लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स एब्सॉर्ब होते हैं फ्रॉम द जेजुनम, लेकिन एब्सॉर्ब कहां होते हैं? पोर्टल ब्लड में नहीं, दे आर एब्सॉर्ब्ड इन द लिम्फेटिक्स, lymphatic vessels of the jejunum, okay? और जब ये काइलोमाइक्रॉन्स इन लिम्फेटिक्स में एब्सॉर्ब होते जाते हैं ना, और आपको पता है लिम्फेटिक वेसल्स जो है वो सब ज्वाइन करेंगी लोअर साइड से आने वाली, तो एक मेजर लिम्फेटिक वेसल बनती है जिसको कहते हैं थोरैसिक डक्ट। और वो थोरैसिक डक्ट ना फाइनली ऊपर आके ना एट द जंक्शन ऑफ टू मेजर वेन, सब क्लेव वेन एंड इंटरनल जुगुलर वेन के जंक्शन में ही वो ओपन होती है थोरैसिक डक्ट, यानी सारी बॉडी का लिम्फेटिक फाइनली वहां ही जाके वेन में ही ड्रेन होने वाला है, ठीक है। लेकिन ये पोर्टल वेन में एब्सॉर्ब नहीं होते। इस तरीके से लिम्फेटिक्स में एब्सॉर्ब होके सर्कुलेट होके फिर फाइनली वेन्स में चले जाते हैं काइलोमाइक्रॉन्स फॉर्म में। अच्छा, तो इसलिए ना जेजुनम के लिम्फेटिक्स को या इंटेस्टाइन के लिम्फेटिक्स को ना लैक्टील्स भी कहा जाता है, लैक्टील्स, क्योंकि उनका ना काइलोमाइक्रॉन्स की वजह से वो लिम्फेटिक्स ना मिल्की अपीयरेंस होता है उनका, इसलिए लैक्टील्स कहा जाता है उन वेसल्स को। तो इस तरीके से हमने डाइजेशन के बारे में देखा, न्यूट्रिएंट्स के डाइजेशन का कैसे कैसे स्टेप वाइज होते हैं वो भी हम देख चुके हैं। बस एब्सॉर्प्शन के बारे में भी आई हैव टोल्ड यू, मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आर एब्सॉर्ब मेनली फ्रॉम द जेजुनम। तो चलिए एक बार वो भी हम रिपीट कर लेते हैं कि कहाँ से क्या क्या एब्सॉर्ब होता है। एक सवाल पूछा गया था किसी एंट्रेंस एग्जाम में, वाटर, मेजर फ्रैक्शन ऑफ द वाटर डेली इज एब्सॉर्ब फ्रॉम वेयर? डियोडेनम, जेजुनम, इलियम की कोलॉन। सब लोग कोलॉन आंसर देते थे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि कोलॉन एब्सॉर्ब मैक्सिमम वाटर दैट इज कमिंग टू इट एंड फॉर्म्स द फीकल मैटर। तो हमको लगता है कोलॉन तो मैक्सिमम वाटर एब्सॉर्प्शन कर रहा होगा। तो चलिए वाटर का ही बता दूं, वाटर जो है वो भी जेजुनम से ही मैक्सिमली एब्सॉर्ब होता है।
6.6 लीटर्स पर डे एब्सॉर्ब फ्रॉम द जेजुनम, और कोलॉन जो है 1.5 लीटर्स पर डे। ठीक है, तो मैक्सिमम वाटर एब्सॉर्प्शन ऑकर्स फ्रॉम द जेजुनम ओनली, और बाकी एल्सवेयर बचा हुआ वाटर एब्सॉर्ब होता है 1 to 1.5 लीटर। तो रिमेंबर 8.8 लीटर्स वाटर इज एब्सॉर्ब पर डे। ये उसका गणित है वाटर के एब्सॉर्प्शन का, मेनली फ्रॉम द जेजुनम। अच्छा, तो अब एक एक पार्ट देखते हैं। स्टमक में कुछ एब्सॉर्ब होता है क्या? अल्कोहल, यस, अल्कोहल इज एब्सॉर्ब फ्रॉम द स्टमक एंड मॉर्फिन इज सिक्रेटेड इनटू द स्टमक। आपने फॉरेंसिक में पढ़ा होगा, यू नो, मॉर्फिन इज सिक्रेटेड इनटू द स्टमक, और इसलिए मॉर्फिन का आईवी इंट्राविनस पॉइजनिंग भी हुआ हो ना, तो भी उसमें गैस्ट्रिक लैवाज देते हैं, स्टमक वॉश देते हैं, क्योंकि ब्लड से वो सिक्रेट होता है स्टमक में। ठीक है, तो याद रखो, अल्कोहल इज एब्सॉर्ब फ्रॉम द स्टमक एंड मॉर्फिन जो है वो सिक्रेट होता है स्टमक में। ड्यूडेनम में कुछ एब्सॉर्ब होता है क्या? ड्यूडेनम में मेनली डाइवैलेंट कैटायंस एब्सॉर्ब होते हैं। डाइवैलेंट कैटायंस आर मेनली एब्सॉर्ब फ्रॉम द ड्यूडेनम। कैल्शियम, आयरन, फेरस आयरन, ये तो मेन है उसमें, एक्सेप्ट मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज एब्सॉर्ब फ्रॉम द इलियम। तो ये ड्यूडेनम है। फिर जेजुनम ऑलरेडी हम कह चुके हैं, सारे ही न्यूट्रिएंट्स जेजुनम में से एब्सॉर्ब होते हैं। इलियम में से क्या क्या एब्सॉर्ब होता है? इलियम में से हम एक तो देख चुके हैं, बाइल सॉल्ट्स, उसका एंटेरोहेपाटिक साइक्लिंग होता है। विटामिन B12, ये भी हम देख चुके हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल एंड इट टेक्स टू द इलियम। और कौन सा? हाँ, मैग्नीशियम डाइवैलेंट कैटायन है, लेकिन वो यहाँ से एब्सॉर्ब होता है। एंटीबॉडीज इन द न्यूबॉर्न, एंटीबॉडीज इन द न्यूबॉर्न, मैटरनल एंटीबॉडीज अगर मिल्क के थ्रू न्यूबॉर्न के डाइजेस्टिव सिस्टम में चली गई हो, तो वो इलियम से एब्सॉर्ब होती है। तो ये डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन है न्यूट्रिएंट्स का। फाइनली आपको जस्ट एक आखिरी पॉइंट बता दूं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। कोलोनिक माइक्रोफ्लोरा, कोलोनिक माइक्रोफ्लोरा, देखिए हमारे गट में कुछ नेचुरल इनहैबिटेंट्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो उनको माइक्रोफ्लोरा कहते हैं। वो नेचुरल इनहैबिटेंट्स है, वो वहीं रहते हैं, उनका वो हैबिटेट है, उनका घर बनाया हुआ है उन्होंने। तो कुछ 4 न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो वो सिंथेसाइज करते हैं और वो हमें मिलते हैं। सोचिए, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गई है। तो वो कौन से न्यूट्रिएंट्स हो गए है जो ये कोलॉन में बैठे हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज करते हैं और वो हमें मिलते हैं? तो वो है विटामिन B12, फोलिक एसिड, उसके बाद विटामिन K एंड शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स। These are synthesized by the colonic microflora, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो नेचुरल इनहेबिटेंट्स है कोलॉन में। ये 4 चीज वो सिंथेसाइज करते हैं और ये एब्सॉर्ब भी होती है और हमें अवेलेबल होती है वो। ठीक है, और कैसे पता है? एक एक आपको, मतलब फॉर एग्जांपल शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स कैसे बनते हैं मालूम है? हमारे जो अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, वो वहां तक चले जाते हैं, कोलॉन तक। डाइजेस्ट नहीं हुए ना, तो वो चले गए कोलॉन तक। वो अनडाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट को मेटाबोलाइज करके, मतलब उसमें से एनर्जी रिट्रीव करके उसको शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कोलॉन के। तो ये दीज आर द थिंग्स विच आर एब्सॉर्ब फ्रॉम द कोलॉन एज वेल। टर्मिनल पार्ट ऑफ इलियम एंड कोलॉन, वहाँ से ये एब्सॉर्ब होते हैं। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का एक क्विक ओवरव्यू था। आपको एंट्रेंस में आंसर करने के लिए इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी होगा।
और अब यहाँ पे हम ये डाइजेस्टिव सिस्टम को रोक के अगली सिस्टम का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे।